जो कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक है, लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है ताकि हम आगे बोर्ड में अपना अच्छा रिस्पॉन्स ले सकें। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसह संयोजी यौगिक, जिसमें हम समाव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। मैं सोचती हूँ शायद आपको समाव्यवस्था तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कम संकुल यौगिकों में बंधन, कि संकुल यौगिकों में जो उपसहसंयोजी बंध बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, बंधन पढ़ेंगे। तो उपसहसंयोजियों में बंधन को प्रदर्शित करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, जो संकरण पर आधारित होता है। पढ़ा है हमने संकरण sp3 sp2 sp dsp वगैरह। ठीक है ना, वो सारे संकरण के बारे में इसमें पढ़ना है। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। दूसरा सिद्धांत है यहाँ क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों सिद्धांतों को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम सीखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हम कैसे संकुल यौगिकों में बंधन बता सकते हैं, कैसे हम उन अणुओं की या संकुल यौगिकों की ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं, उनके चुंबकीय गुण या उनके रंगीन होने के गुणों को ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको संयोजकता बंध आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए कुछ मूल बातें संयोजकता बंध सिद्धांत की। सबसे पहली बात ये आपको पता ही है, इसको लाइनस पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, चाहे वो हमने अकार्बनिक अणु पढ़े थे, चाहे यहाँ पर अपन उपसह संयोजकों के बारे में पढ़ना है। संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था। और पॉलिंग ने क्या बताया संकुल यौगिकों में बंधन कैसे होता है, कि सबसे पहले धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। यानी अगर केंद्रीय धातु परमाणु संकुल यौगिक में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। +4 में है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसके बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी भी उप सहसंयोजन संख्या होगी उसके अनुसार वो रिक्त कक्षकों में संकरण करवाता है। जैसे उसकी समन्वय संख्या अगर 4 है तो या तो वो 1s और 3p को मिलाकर sp3 संकरण करेगा, या हो सकता है उसके पास रिक्त d कक्षक भी हो तो 1d 1s और 2p मिलाकर dsp2 संकरण कर लेगा। अगर उसकी समन्वय संख्या 5 है तो 1s 3p और 1 d कक्षक को मिलाकर sp3d संकरण कर लेगा। और उसकी समन्वय संख्या 6 है तो 1s 3p और 2d मिलाकर sp3d2 संकरण करके वो अपनी समन्वय संख्या 6 कर लेता है। यानी अपनी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप वह अपने sp और d कक्षकों में संकरण करवाता है। और संकरण करवाने के बाद आपको पता है हर संकरण की एक निश्चित और नियमित ज्यामिति होती है। ठीक है ना, जैसे देखो हमें पता है जब sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति कौन सी बनेगी, चतुष्फलकीय, है ना। sp2d या dsp2 संकरण बनेगा तो वर्ग समतलीय। अब आप सोच रहे होंगे sp2d या dsp2 में क्या अंतर है, वही अभी हम देखेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर आता है, ज्यामिति सेम आती है लेकिन d पहले या बाद में लिखना ये डिपेंड करता है कि d कक्षक कौन सा यूज किया है, वो अभी हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से जब sp3d या dsp3 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी, है ना। और sp3d2 या d2sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ तो अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहले से जानते हैं, बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने वापस यहाँ पढ़ ली। अब हम देखते हैं संकुल यौगिकों की ज्यामिति हम संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले जब हम किसी संकुल यौगिक में संकरण ज्ञात करेंगे, उसकी प्रकृति और ज्यामितीय गुण वगैरह ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ यहाँ टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड आयन। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, बिल्कुल ठीक, निकेल। तो सबसे पहले हमें निकेल का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले हमें इसका चाहिए एटॉमिक नंबर, कितना होता है 28। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बंद विन्यास तो इसका ऑर्गन जैसा होता है। फिर उसके बाद 3d8 4s2। ठीक है ना, सबसे पहले हमने लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर जब ये धातु धनायन बनाएगा तो अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। फिर हमें लिखना है धातु धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें धातु यानी निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, सेकंड में, यानी अपनी इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो ये क्या बचेगा, Ar3d8 और अब 4s0। इसमें 4p भी है वो भी 0 है, 4d भी है वो भी 0 है, सारे खाली हैं इलेक्ट्रॉन्स ये। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण शो करना है। अब बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, ये
है ना, जो बंद विन्यास के बाहर के इनका चक्रण शो करना है। देखो इस चक्रण को कैसे शो करेंगे हम, Ni+2 इज इक्वल टू 3D। डी में कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फिर S में 1 और फिर P में 1 2 3। अभी डी हम नहीं बनाते, ठीक है ना। ये हमने बना दिया 3D, ये हमने बना दिया 4S और ये हमने बना दिया 4P। अब इनका चक्रण शुरू करते हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, 8, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो कोई भी संकुल हो, यहाँ तक की प्रक्रिया सब में सेम होती है। अब आता है लिगेंड का नंबर, जो इसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, ठीक है ना। अब ये लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कैसे कर सकता है कि इस छेड़छाड़ के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देखिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन से होते हैं बच्चों, आपको लिगेंड की प्रकृति समझ में आती है, लिगेंड में दाता परमाणु कौन सा है वो समझ में आता है। तो आपको समझना है कि जिन लिगेंडों में दाता परमाणु X यानी कि कोई भी हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या ऑक्सीजन या सल्फर है, तो वे सभी लिगेंड हमेशा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का मतलब है कि वो लिगेंड दुर्बल है, यानी जो धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन थे, धातु आयन के इलेक्ट्रॉन थे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे F-, Cl-, Br-, I-, ये तो हो गए हेलोजन्स। उसके बाद OH- यानी कि ऑक्सीजन है इसमें दाता परमाणु, C2O4 यानी कि ऑक्जेलेट आयन, इसमें भी ऑक्सीजन है दाता परमाणु, सल्फेट इसमें भी ऑक्सीजन है दाता परमाणु, थायोसाइनेट यानी कि सल्फर है इसमें दाता परमाणु। तो जिनमें दाता परमाणु या तो हेलोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, वे सभी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस होता है, वे सभी प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, यानी कि वो धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अभी हम देखते हैं, पर देखो समझे यहाँ, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस दाता परमाणु, जैसे साइनाइड में दाता परमाणु होता है C, आइसोसाइनाइड Nc- में दाता परमाणु होता है N, अमोनिया में दाता परमाणु होता है N, थायोसाइनेट में दाता परमाणु होता है N, नाइट्रिक ऑक्साइड में दाता परमाणु N, NO2- में दाता परमाणु होता है N, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें दाता परमाणु C, इथाइलिन डाईएमीन इसमें दाता परमाणु N, पिरिडीन इसमें दाता परमाणु N, फॉस्फीन दाता परमाणु P, ट्राइफेनिल फॉस्फीन यानी कि तीनों हाइड्रोजनों को हमने बेंजीन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहलाता है ये, इसमें दाता परमाणु P। समझ में आ गया ना बच्चों। जिन लिगेंड्स में दाता परमाणु नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस होगा वो प्रबल क्षेत्र कहलाते हैं, और जिनमें हेलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर होगा वो हमेशा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा लिगेंड जुड़ रहा है, CN में दाता परमाणु क्या है C, और दाता परमाणु C है तो ये किस प्रकार का लिगेंड हुआ, प्रबल क्षेत्र। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब हो गया कि यहाँ ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये इनको युग्मित कर सकता है। प्रबल का मतलब ताकतवर है, तो ताकतवर होगा तो युग्मित करके कैसे करेगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये तो पहले से युग्मित थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। Cn- कैसा लिगेंड था, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है, इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दिया, ठीक है ना। अब इसके पास, इसको 4 उपसहसंयोजन संख्या है इसकी, यानी कि इसको 4 रिक्त कक्षक चाहिए ताकि ये उपसहसंयोजन बना सके। तो अब देखो इसके पास कौन कौन से कक्षक उपस्थित हैं, एक ये वाला कक्षक उपस्थित है, एक ये उपस्थित है और 2 यहाँ से ले लेगा, है ना। ये है D, ये है S और ये दोनों है P, ठीक है ना। ये 2P है तो इनका संकरण मिलकर कौन सा संकरण हो गया, DsP2, ठीक है ना। DsP2 संकरण हो गया। DsP2 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है, वर्ग समतलीय, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैंने ये D पहले लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि D यहाँ कौन सा काम में आया है, 4s इलेक्ट्रॉन, चौथा कोश भरा जा रहा था या चौथे कोश के कक्षक लिए इलेक्ट्रॉन लिए हमने, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा है, N-1D, यानी अंदर वाला D काम में लिया है, ठीक है ना। तो जब
हम किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के N-1d कक्षक का उपयोग संकरण के लिए करते हैं तो ऐसे संकुलों को हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है ना। कब? जब हमने N-1d कक्षक को संकरण में भाग दिलवाया है। ठीक है। और हमने क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित भी कर दिया, तो इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको कहते हैं हम निम्न चक्रण संकुल। ठीक है ना। ये इनके नाम दिए जाते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। कब? जब हमने अंदर वाले डी कक्षकों को संकरण में भाग दिलवाया है। ठीक है ना। तो इनमें DsP2 संकरण हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये तो हो गए 3D कक्षक, 4 ही बचेंगे, एक तो संकरण में भाग लेने चला गया। ठीक है ना। तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स अपने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अब यहाँ जो ये कक्षक हैं ये कौन से हैं, DsP2 संकर कक्षक। अब इनमें क्या होगा, इनमें जो अपना लिगेंड है Cn- वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर और बना लेगा उपसहसंयोजी बंध। चारों लिगेंड इसमें अपने उपसहसंयोजी बंध बना लेंगे। ठीक है ना। तो अब इसकी ज्यामिति कैसी होगी, देखो ज्यामिति होगी इसकी वर्ग समतलीय, यानी कि बीच में तो Ni है और चारों तरफ इसके Ni+2 आयन इसके चारों तरफ। ठीक है ना। तो ये इसकी ज्यामिति बन जाएगी। तो इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, वर्ग समतलीय। ठीक है ना। किस प्रकार का संकुल है ये, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। अब देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जिन कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, जिन आयनों में, उनकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाती है, बिल्कुल ठीक, ये हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय। हमें पता है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है ना। और इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये यौगिक कैसा होगा, रंगहीन। समझ में आया बच्चों। ठीक है ना। क्लियर ये चीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीजन अवस्था के अंदर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को चक्रण के रूप में दिखाते हैं, फिर क्षेत्र लिगैंड के अकॉर्डिंग इसका युग्मन हो सकता है तो करवाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे, दुर्बल क्षेत्र होगा तो ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है। फिर संकरण के बाद इनमें जो लिगेंड होता है वो अपना उपसहसंयोजी बंध बना लेता है अपने इलेक्ट्रॉनों को ध्यान करके, और संकरण के अकॉर्डिंग इसकी ज्यामिति बन जाती है, और हम इसके पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी। ठीक है। आंतरिक कक्षक होगा या बाह्य कक्षक होगा, निम्न चक्रण होगा या उच्च चक्रण होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा या रंगहीन होगा। क्लियर। तो देखो बच्चों, यदि संकरण में भाग लेने वाले डी कक्षक आंतरिक कोश यानी कि N-1 के हों तो बनने वाले संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। जबकि संकरण में भाग लेने वाले डी कक्षक यदि बाह्यतम कोश के ही हों, जैसे 4s का तो 4d ही अगर हम काम में लें, तो बनने वाले संकुल को बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। क्लियर। अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए अब हमने लिया NiCl4-2 यानी कि टेट्रा क्लोरोनिकलेट सेकंड आयन। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी सेकंड ही है। सबसे पहले हमने लिखा निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। फिर इसमें +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, S0 हो गया। फिर हमने 3d8 को शो कर दिया। अब यहाँ Cl- लिगेंड है, और यानी Cl- क्या होता है, हेलोजन। और जिन लिगेंडों में हेलोजन होता है, ठीक है ना, वो कैसे लिगेंड होते हैं, दुर्बल। ठीक है, बताया था अभी। देखिए यहाँ Cl- वाले कैसे हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। Cl- आ गया ना। ठीक है ना। तो Cl- वाला है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है ना। ताकतवर नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन को छेड़ नहीं कर सकता, कमजोर है बेचारा। ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मन नहीं कर सकता तो ये कक्षक खाली ही नहीं है। तो हम इसकी समन्वय संख्या कितनी दिख रही है हमें, 4। तो 4 कक्षक चाहिए इसको, तो एक S ले लेगा, 3 P ले लेगा, हो गए 4। तो इनमें संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। ठीक है ना। और sp3 कक्षक संकरण हुआ तो देखिए अवस्था कैसी आ गई, पांचों के पांचों एक साथ हैं, ये 3D ऐसे के ऐसे, इनमें कोई कमी नहीं हुई। और जो 4 sp3 कक्षक संकर कक्षक हुए, इनमें Cl- ने उपसहसंयोजी बंध बना लिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, sp3 संकरण होता है तो चतुष्फलकीय है। क्लियर। यहाँ देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें, इसका मतलब ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है ना। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए रंगीन भी होगा।
इसको हम आंतरिक कक्षक या बाह्य कक्षक संकुल कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि इसमें डी कक्षक भाग नहीं ले रहा। क्लियर। अब देखते एग्जाम्पल लेते हम। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब नाम लिखना तो आ गया होगा ना बच्चों। 6 लिगेंड है, 6 का मतलब हेक्सा। अमोनिया को क्या कहते हैं हम, एमीन, तो एमीन लिख दिया। कौन सा धातु है, कोबाल्ट। धनात्मक एंटिटी है तो कोबाल्ट के नाम में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अमोनिया तो एक उदासीन लिगेंड होता है, तो जो यहाँ आवेश है वो इसी की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो थर्ड आयन। ठीक है ना। तो पहले हमने लिखा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, तो Ar3D7 4s2। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 तो ये चले ही जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ से भी जाएगा तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा, 3D6। ठीक है ना। अब इन 3D6 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। अभी अमोनिया कैसा लिगेंड है, अमोनिया दाता परमाणु कौन सा है इसमें, नाइट्रोजन। तो जिनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है वो कैसे लिगेंड होते हैं, देखो ये बताया था अभी मैंने आपको, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है ना। तो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना, इनको युग्मित कर देगा। तो यहाँ ये तो पहले से ही युग्मित थे, एक ये युग्मित हो गए और एक ये भी युग्मित हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, 6 भर दिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ हमें ये कैसा लिगेंड था, NH3 प्रबल क्षेत्र लिगेंड था। ठीक है ना। तो वह इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6। तो 6 कक्षक चाहिए इसको, 2 यहाँ से काम में आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा और तीनों ये आ जाएंगे। तो कौन सा संकरण हो गया, डी के 2 काम में लिए, एक एस काम में लिया और पी के कितने हैं 1 2 3 काम में लिए। तो संकरण कौन सा हो गया, D2sp3। ठीक है ना। और आकृति कैसी हो जाएगी फिर इसकी, अष्टफलकीय। ठीक है ना। और देखो कौन सा डी कक्षक काम में आ रहा है, अंदर वाला। तो ये कैसा कक्षक बन जाएगा, कैसा संकुल बन जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है ना बच्चों। और देखो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी, सभी युग्मित हो गए। तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये कैसा होगा, रंग कैसा होगा इसका, रंगहीन। ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये 3D के तो हो गए यहाँ अलग, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भरे हुए हैं। ठीक है ना। अब ये G2sp3 जो हो गए, इनमें जो लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है यहाँ, अमोनिया है ना। वो अमोनिया जो होगा यहाँ पर उप सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा। ठीक है। और 6 उप सहसंयोजी बंधों के बनने से इसकी ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। क्लियर बच्चों। देखो एक बार अष्टफल की ज्यामिति को देखते हैं। देखिए ये है इसकी अष्टफलकीय ज्यामिति। क्लियर बच्चों। अष्टफलकीय ज्यामिति हो गई, अंदर वाले डी कक्षक काम में है इसलिए आंतरिक कक्षक संकुल हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय और रंगहीन भी। फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट का संकुल है हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, नाम समझ में आ गया ना बच्चों। 6 फ्लोरीन है तो हेक्सा, फ्लोराइड को हम फ्लोरो लिखते हैं जब IUPAC नाम लिखते हैं इसका। कोबाल्ट ऋणात्मक एंटिटी में है तो 8 लगा दिया और +3 ऑक्सीकरण की अवस्था है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 27 परमाणु क्रमांक है तो Ar3D7 4s2। फिर जब इसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +3 ऑक्सीजन अवस्था है तो हो गया Ar3D6 4s0। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे इसके, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भरे थे। ठीक है ना। अब यहाँ F- लिगेंड कैसा है, हेलोजन आ गया ना। हेलोजन वाले लिगेंड कैसे होते हैं, देखो वापस से, हेलोजन वाले लिगेंड कैसे होते हैं, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो यहाँ फ्लोरीन है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकता। समन्वय संख्या 6 है तो 6 कक्षक तो खाली चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक S लिया, तीनों पी ले लिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक का संकरण में भाग दिलाना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। तो हमने लिया एक S, 3 P और 2 D। तो संकरण कौन सा हो गया, ये sp3d2। ठीक है ना। sp3d2 संकरण करेंगे तो ये ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 3D में चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है ना। अभी जो F- लिगेंड है इन sp3d2 कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उप सहसंयोजी बंध बना लेगा और sp3d2 संकरण है तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, अष्टफलकीय।
ठीक है ना, क्लियर। तो देखो इसकी मैं गुण को देखते हैं। सबसे पहले हम ज्यामिति तो बनेगी इसकी अष्टफलकीय, पहली चीज। दूसरी चीज देखो इसमें डी कक्षक कौन से काम में आए हैं, बाह्यतम कोश की। तो ये कौन सा कक्षक, कौन सा संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल। क्लियर बच्चों, जब हमने अंदर वाला डी काम में लिया था तो उसको कह रहे थे हम आंतरिक कक्षक संकुल, और बाहर वाला डी काम में लेना पड़ रहा है हमें क्योंकि अंदर खाली नहीं हो पाया, तो बाह्य कक्षक संकुल, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, 4 4। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यौगिक कैसी, जो कि चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाती है, अनुचुंबकीय। ठीक है ना, और रंग भी उत्पन्न हो जाता है, तो ये हो जाएगा रंगीन। ठीक है ना, ये इसके सारे गुण हो गए। इसकी ज्यामिति को देख लेते हैं। देखिए ये इसकी हो गई अष्टफलकीय ज्यामिति। ठीक है, सभी बंद कोण 90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है ना, इसमें भी वही चीज, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है देखो अमोनिया का। तो सबसे पहले अपन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब त्यागे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग दिया जाएगा, और 2 यहाँ से जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर, 3d3। तो ये हो जाएगा Ar3d3 4s0। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भरे तो 3d3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है ना। अब हमें इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6 कक्षकों के लिए इसको S और P3 तो लेने ही है, 4 कक्षक तो यहाँ नहीं है, इसके बाद 2 कक्षक और चाहिए इसको। अब देखिए 2 कक्षक यहाँ पहले से ही खाली है, तो यहाँ ये लिगेंड की प्रकृति जो है प्रभावित नहीं करती। क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था के जो संकुल होते हैं, इनमें लिगेंड चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कक्षक हमेशा ही खाली रहते हैं। तो जब इनमें संकरण करवा देंगे हम, तो इनमें संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp3, है ना। और जब D2sp3 संकरण होगा तो यहाँ ये कक्षक, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है ना, और इनमें अमोनिया अपने अपने इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजी बंध बना लेगी। ठीक है ना, ये बन गई ना अष्टफल की ज्यामिति। अब देखो अष्टफल, सबसे पहले तो हमने इसकी गुणों के बारे में व्याख्या करें, तो ज्यामिति कैसी हो गई इसकी, अष्टफलकीय। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें अयुग्मित डी कक्षक कौन सा काम में आया है, अंदर वाला। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रकृति कैसी हो गई, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है ना, या इसी को हम क्या कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी संकुल में, तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय, और रंग भी उत्पन्न होगा, तो यौगिक हो जाएगा रंगीन। ठीक है ना। जब अपने बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों इस तरीके का, कि कोई भी एग्जाम्पल देख के आपको पूछा जाएगा कि इसकी ज्यामिति व इसकी चुंबकीय गुणों या रंग की व्याख्या कीजिए। तो हमें बहुत लंबा नहीं लिखना, केवल सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इस तरीके से लिखते चले जाइए। आपको कोई भी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, कि कैसे कौन कौन से कक्षकों ने पार्टिसिपेट किया, कौन सा संकरण हुआ है, और उस संकरण में कौन सी ज्यामिति बनी है, वो आंतरिक कक्षक संकुल क्यों है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखिए बच्चों, FeH2O होल 6 + 3, H2 को हम क्या कहते हैं, एक्वा। एक्वा कितने हैं यहाँ, 6, तो हेक्सा एक्वा। फेरम या आयरन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये एक उदासीन लिगेंड है, तो जो ऑक्सीजन अवस्था इस एंटिटी पर होगी वो इसकी ऑक्सीजन अवस्था होगी, तो इसकी हो गई एक थर्ड, तो हेक्सा एक्वा फेरम या आयरन थर्ड आयन। ठीक है ना। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो Ar3d6 4s2। अब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 ये चलेगा, एक इसमें से जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3d5 4s0। 3d5 का मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब H2O, और H2O में दाता परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वाले लिगेंड कैसे होते हैं, दुर्बल क्षेत्र या प्रबल क्षेत्र, बिल्कुल ठीक, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, H2O में ये आ गया ना, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था। ठीक है ना, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, इनका युग्मन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ताकतवर नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉनों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6, तो 6 कक्षक तो इसको चाहिए। याद रखना बच्चों, S और P तो हमें शामिल करने ही हैं, तो एक ऐसा आ गया, तीनों P आ गए। ठीक है, अब बाहर वाले डी कक्षक का भाग लेंगे हम यहाँ पर, sp3d2 संकरण हो जाएगा, तो 5 और 3d तो ऐसे कैसे रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इनसे। और ये जो sp3d2 संकर कक्षक बनेंगे, इनके साथ उपसहसूची बंध का निर्माण कर लेगा लिगेंड, और 6 उपसहसूची बंध बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें sp3d2 संकरण में कौन से डी कक्षक काम में ले रहे हैं, बाहर वाले, तो ये कैसा हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है ना, या दूसरा नाम इसका
उच्च चक्रण संकुल। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं सारे, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो इसकी अचुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। ठीक है ना। और रंग कैसा होगा इसका, रंगीन उत्पन्न हो जाएगा। और ज्यामिति कैसी होगी, 6 की ज्यामिति तो हमें पता ही है, sp3d2 संकरण हो या d2sp3 संकरण हो, ज्यामिति हमेशा अष्टफलकीय ही होती है। क्लियर। देखिए ठीक है ना। अब देखिए Fe का ही एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड और समझ लेते हैं हम। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में हमने इसके साथ CN जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया हेक्सा साइनोफेरेट। 8 क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी हो गई, आयन थर्ड। ठीक है ना। अब सेम वही चीज़ Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, फिर उसके +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, फिर जब इसके इलेक्ट्रॉन्स शो किए हमने तब यहाँ CN कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र। दाता परमाणु कौन सा है इसका, CN। ठीक है ना। अभी बताया था मैंने आपको, देखिए CN। ठीक है ना। तो CN है तो कौन सा लिगेंड है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका चला जाएगा यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसका यहाँ। ठीक है ना। तो स्थिति हो गई इसकी इस तरीके से, है ना। तो अब संकरण में अंदर वाली डी कक्षक काम में आएंगे क्योंकि खाली हो चुके हैं, तो यहाँ संकरण कौन सा हो जाएगा, अंदर वाले 2 D, 1 S और 3 P। संकरण हो गया D2sp3। अब इसमें ये 3D कक्षक तो इस तरीके से बचेंगे जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, और यहाँ ये लिगैंड अपने अपने उपसहसुजी बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो ज्यामिति इसकी कैसी हो गई, अष्टफलकीय। ठीक है ना। दूसरी चीज, कौन सा संकुल बनेगा ये, आंतरिक या बाह्य है, बिल्कुल ठीक, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है। या इसी को हम क्या कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल, है ना। अब देखिए इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। ठीक है ना। और अनुचुंबकीय के साथ साथ ये रंगीन भी होगा। क्लियर बच्चों। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये संयोजकता बंध सिद्धांत समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ कोई भी एग्जांपल आ जाए बच्चों, हमें बस ध्यान यही रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उनका चक्रण, फिर लिगेंड के अकॉर्डिंग, अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो उनका युग्मन करवाना है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो उनका युग्मन नहीं करवाना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम संकरण निकाल लेंगे, संकरण के अकॉर्डिंग ज्यामिति आ जाती है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय भी होगा, रंगीन भी होगा, अन्यथा प्रतिचुंबकीय और रंगीन होगा। अगर अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल होगा, और बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो बाह्य चक्रण या उच्च चक्रण संकुल बनेगा। धन्यवाद।